ईयर 1599 इंग्लैंड में एक प्रोमिनेंट मर्चेंट्स ग्रुप और एक्सप्लोरर्स जिसने रॉयल चार्टर यानी कि शाही अधिकार के तहत ईस्ट इंडीज वेंचर पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। इस ग्रुप में उस वक्त का लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन स्टीफन सोम, थॉमस सेंट जो लंदन के पावरफुल पॉलिटिशियन के साथ साथ इन्फ्लुएंशियल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, जिसके पिता ने लेवेंट कंपनी का स्थापित किया था। सर जॉन वेल्स्टनहोम, रिचर्ड हैकलिट, ये दोनों द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिका इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट्स और राइटर थे। इनके अलावा अन्य समुद्री यात्री सेलर्स इस मीटिंग में दो और लोग भी शामिल थे, फिच और लैंकेस्टर। ये दोनों ही रॉयल रिप्रेजेंटेटिव थे। 22 सितंबर 1599 में इस ग्रुप ने ईस्ट इंडीज वेंचर को शुरू करने का मन बनाया और ग्रुप के मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट करके उस वक्त का 30,000 पाउंड रेज किए, लेकिन ये वेंचर को सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ वन ही अप्रूव कर सकती थी। शुरू में क्वीन की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन ये लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने और पैसा इकट्ठा करके अपने अमाउंट को 68,000 पाउंड तक बनाया, जिससे उन्होंने शिप्स, कार्गोज और अन्य इक्विपमेंट्स की खरीदारी जोर शोर से की। इस ग्रुप ने एक साल बाद 31 दिसंबर 1600 में फिर से क्वीन को अपना प्रपोजल रखा और इस बार क्वीन मान गई। क्वीन एलिजाबेथ वन ने अपनी रॉयल चार्टर इस ग्रुप के कॉर्पोरेशन के नाम कर दिए, जिसको गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम दिया गया। शुरू के 15 साल रॉयल चार्टर के तहत कंपनी अपना मोनोपोली चला सकता था। कोई भी ट्रेडर्स कंपनी के लाइसेंस बिना अपना शिप्स और कार्गोज को समुद्र पे ऑपरेट कर नहीं सकता था। अगर ऑपरेट करते हुए पाया जाता तो शिप्स और कार्गोज दोनों को जब्त करके आधा सरकारी खजाना और आधा कंपनी के नाम पर चला जाता था। ऊपर से रॉयल लॉ के अनुसार सजाई भी दी जाती थी। थॉमस स्मिथ जो लंदन का पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिटिशियन भी था, उनको कंपनी का सबसे पहला गवर्नर बनाया गया और अन्य 24 लोगों का कमेटी गठन करके फिच और लैंकेस्टर दोनों को इस कमेटी का मेंबर्स भी बनाया गया। इंडिया में पहला कदम। कंपनी के जहाज 1608 में गुजरात के सूरत में डॉक किए गए थे। कंपनी ने अपना पहला भारतीय कारखाना 1615 में सूरत में स्थापित किया और दूसरा 1616 में बे ऑफ बंगाल के आंध्रा तट पर स्थापित किए। भारत में उतरने के बाद कंपनी द्वारा की गई हाई प्रॉफिट्स ने शुरू में जेम्स वन, किंग ऑफ इंग्लैंड को इंग्लैंड में अन्य ट्रेडिंग कंपनी को सब्सिडरी लाइसेंस देने के लिए प्रेरित किया। हालांकि 1609 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को इंडिफिनिट पीरियड के लिए रिन्यू कर दिया, विद कंडीशन कि अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पाया तो लाइसेंस विल बी कैंसल्ड। 1615 में जेम्स वन द किंग ऑफ इंग्लैंड ने सर थॉमस को उस वक्त का मुगल किंग जहांगीर से मिलकर एक कमर्शियल ट्रीटी का व्यवस्था करने के निर्देश दिया, जो कंपनी को सूरत और अन्य जगहों पे फैक्ट्रीज को शुरू करने के विशेष अधिकार देगी। बदले में कंपनी ने जहांगीर को यूरोपियन मार्केट से गुड्स और रेयर प्रोडक्ट्स प्रदान करने की पेशकश की। ये मिशन अत्यधिक सफल रहा और जहांगीर ने सर थॉमस के माध्यम से एक पत्र जेम्स वन को लिखा। इस पत्र पे ये उल्लेख किया गया कि आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के हर कहीं हर कोने पे बेधड़क बिजनेस कर सकता है। 1634 में मुगल किंग शाहजहां ने बंगाल टेरिटोरीज पे ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग करने के लिए खुला मैदान दे दिया, यहाँ तक कि कंपनी को कस्टम ड्यूटी से भी पूरी तरह मुक्त कर दिया। उस समय कंपनी का मेन स्टे बिजनेस कॉटन, सिल्क, इंडिगो डाई, सल्टपीटर और टी था। डच उस वक्त कंपनी के लिए सर दर्द से कम नहीं था। डच ने भी स्पाइस के ट्रेडिंग में अपना मोनोपोली बना के बेखौफ धंधा कर रहा था। इस हाई टेंशन कंपटीशन के वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और डच इंडीज कंपनी के बीच 17th और 18th सेंचुरी में एंग्लो डच वॉर्स भी हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता बड़ी चालाकी के साथ अपना कंट्रोल पूरे भारत पे जमाने लगा। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, पॉलिटिकल ट्रिक एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के चलते अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी, जिसमें लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स थे, और ये उस टाइम पर सबसे पावरफुल आर्मी हुआ करता था। कंपनी ने मुगल्स का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और वीकनेसेस का फायदा उठाते हुए और जितने भी रीजनल पावर्स थे सभी को लालच देकर, अगर नहीं माना तो अपनी मिलिट्री पावर यूज करके पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने टेरिटोरीज को एक्सपांड करने के लिए कई सारे युद्ध भी लड़े, जैसे कि बैटल ऑफ प्लेसी 1757। द ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड द आर्मी ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड गेन कंट्रोल ओवर बंगाल। Battle of Buxar 1764, the East India Company along with its allies defeated the combined forces of Mughal Empire, the Nawab of Bengal and the Nawab of Awadh, which further expanded the company's territories.
फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767-69, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780-84, थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790-92, एंग्लो Maratha Wars 1775-82. The East India Company fought against the Maratha Empire, which controlled much of the central and western India and gained control of large parts of the region. ये wars काफी भयानक थे, जिसके चलते बहुत सारों ने अपनी जान भी गुमाई। इस लड़ाइयों ने कंपनी को अपना कंट्रोल इंडिया में पाने के लिए और मदद की और इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल लागू करने के लिए रास्ता भी तैयार किया। इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 के बाद धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का कमान अपने हाथों पे लेना शुरू कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती एक्सप्लॉयटेशन ओवर इंडियन रिसोर्सेस और भारतीय लोगों को क्रूर तरीके से ट्रीट करने के कारण इंडिया में विरोध का प्रदर्शन अत्यधिक रूप से बढ़ रहा था। इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को पास किया, जिस एक्ट के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल्स को समाप्त किया और सभी पावर्स को ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफर किया गया। इस एक्ट ने भारत के लिए एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडिया ऑफिस इन लंदन का निर्माण किया गया। इंडिया में ब्रिटिश सरकार ने अपनी हुकूमत 1947 तक चलाया और इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने कई रिफॉर्म्स लाए, जिनमें से काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। इस एक्ट ने गवर्नमेंट बॉडीज में भारतीय रिप्रेजेंटेटिव्स को बढ़ाया, और द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, जिससे कई भारतीय प्रांतों में ऑटोनॉमी दिया गया। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्पाइस की ट्रेडिंग करने के बहाने आके पूरे भारत को पूरे 300 साल तक लूटा। इंडिया हैज बीन द बिगेस्ट मार्केट फॉर ट्रेडिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। आज के डेट में भी अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा बिजनेस भारत में ही होता है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल एसेट्रा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका ये छोटा सा हेल्प मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेट करेगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।